हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार। तो आज के इस वीडियो में हम उस पार्ट को आगे बढ़ाने जा रहे हैं आपके साथ। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो होगा हम उसमें राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता के अधिकार को डिस्कस करेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि जो आपका फंडामेंटल राइट का जो पोर्शन है वो काफ़ी बड़ा पोर्शन है। हो सकता है मुझको इसके काफ़ी सारे वीडियो शूट करने पड़े क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं। तो आज का जो वीडियो है हमारा, उसमें कॉन्सेप्चुअल होने के साथ साथ थोड़ा फैक्चुअल हिस्सा भी आपको तैयार करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट के साथ में फैक्ट भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जो मेरी पढ़ाने की अप्रोच है, जो मेरा पढ़ाने का तरीका वो ये है कि आपको ये भी बताते चलना कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और जिसने ये सीख लिया कि क्वेश्चन कैसा पिछली बार आया था और आगे किस तरह का आ सकता है, उसका कोई भी एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। 101% इस बात की गारंटी है। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ ये भी एक एटीट्यूड डेवलप करते जाइए, अप्रोच, कि क्वेश्चन पिछली बार कैसा आया था और इस बार कैसा आ सकता है और कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को आपके साथ। तो समानता का अधिकार जो हमारा राइट टू इक्वालिटी है वो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में मेंशन है। मैंने पहले ही बताया था कि आर्टिकल्स पे भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो समानता का अधिकार है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। तो चलिए एक एक आर्टिकल को हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। पहला आर्टिकल जो है हमारा आर्टिकल 14, उसमें क्या कहा गया है कि विधि के समक्ष समता यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है? तो पहले तो आर्टिकल 14 को समझते हैं कि आर्टिकल 14 में यह बात मेंशन की गई है कि हर नागरिक को विधि के समक्ष समता प्राप्त होगी, यानी कि लॉ बिफोर इक्वलिटी। आर्टिकल 14 का मतलब हम लोग समझने से पहले ये जान लेते हैं कि जो आखिर विधि के समक्ष समता या इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये आखिर किस कंट्री से लिया गया है। तो ये फैक्ट आप लोग ऐड कर लीजिए कि ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ लिया गया है ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब मतलब इसका जान लेते हैं कि आखिर विधि के समक्ष समता है क्या। तो पहला जो पॉइंट है कि विधि के समक्ष समता का मतलब है कि इंडिया में किसी भी सिटीजन को विशेषाधिकार नहीं प्राप्त होंगे, यानी कि स्पेशल राइट्स नहीं होंगे। अपने इंडिया में मंत्री से लेकर संतरी तक कानून की नज़र में सब बराबर होंगे। अगर कानून की नज़र में कोई मामला आता है तो जैसा बिहेवियर एक आम नागरिक के साथ होगा वैसा ही बिहेवियर एक मंत्री या फिर एक जो सरकारी कर्मचारी है या जो भी हो, A to Z सबके साथ समान बिहेवियर होगा। तो पहली चीज़ तो ये जानने वाली है। और दूसरा मतलब क्या है कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार। ऐसी कोई स्पेशल कंडीशन आ जाती है तो हर इंसान के साथ में इक्वल बिहेवियर होगा। ऐसा नहीं है कि किसी के सपोर्ट में बिहेवियर या किसी के पक्ष में कर दिया जाए, कोई पार्शलिटी कर दी जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यानी कि विधि के समक्ष समता का मतलब अगर हम कंक्लूड करें, इसका कंक्लूजन निकालें, तो विधि के समक्ष समता का अर्थ है कि कानून की नज़र में सब कोई बराबर होगा, किसी को भी विशेषाधिकार नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 14 में आपकी बात मेंशन की गई जो हमको एक तरह से इक्वालिटी देती है। अब आर्टिकल 15 की बात कर लेते हैं आपके साथ। तो आर्टिकल 15 में क्या मेंशन किया गया है कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। मतलब आप किसी भी रिलीजन से रिलेट करते हो, आपकी कास्ट कोई भी हो, आपका वंश कोई भी हो, आपका जन्म स्थान या बर्थ प्लेस कोई भी हो, लेकिन आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। सपोज दैट एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज दैट आप एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं और आप अपने लोकेलिटी में किसी मंदिर में जाते हैं और कोई आपको उस मंदिर में प्रवेश करने से रोक सकता है, तो कानूनी रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि भारत का संविधान समानता का अधिकार प्रदान करता है। और आर्टिकल 15 में चीज़ मेंशन की गई है कि किसी भी जाति के आधार को बनाकर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इसका मतलब आप किसी भी धर्म से बिलोंग करें, जाति से बिलोंग करें, जन्मस्थान से बिलोंग करें, आपके साथ कहीं भी कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको समान अधिकार प्राप्त हैं। फिर अब इसके कुछ अपवाद भी हैं, अपवादों की चर्चा हम कर लेते हैं। और ये देखिए, ये आपका जो है ये फैक्चुअल हिस्सा है, ये थोड़ा सा आपको याद करने में फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है अक्सर बन जाते हैं। तो इसके अपवाद के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो अपवाद क्या है कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 कि बच्चे व महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान हो सकते हैं। अब ऊपर आप गौर करिए, ऊपर मेंशन है कि लिंग यानी कि सेक्स को बेस बना के किसी के साथ पार्शलिटी नहीं की जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चे और महिलाओं के साथ विशेष प्रावधान हो सकते हैं, यानी कि उनके लिए अगर आप कुछ स्पेशल कानून लाना चाहें तो ला सकते हैं, उनको सपोर्ट किया जा सकता है। अब एक चीज़ यहाँ पे और बता दूं, जो लोकसभा और विधानसभा में
महिलाओं के आरक्षण की बात है, यानी लोकसभा और विधानसभा, यहाँ पे जो महिलाओं के आरक्षण की बात है वो आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 के तहत ही कही गई है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी, मैंने नोट कर दी कि लोकसभा और विधानसभा में जो महिलाओं का आरक्षण की बात की गई है वो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के आधार पे ही की गई है। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या कहता है? ये कहता है कि SC ST OBC के लिए विशेष प्रावधान हो सकते हैं। तो ये सारे अपवाद हैं इसके आर्टिकल 15 के। क्वेश्चन आपको इस तरह से भी दे सकता है, आर्टिकल मेंशन कर देगा और बोल देगा कि इसमें से कौन सा आर्टिकल 15 का अपवाद है, कौन सा नहीं है। तो आपको अपवाद अच्छे से याद रखने हैं। फिर आर्टिकल 15 का क्लॉज जो 5th है उसके आधार पे OBC को निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया गया, यानी कि जो हमारे प्राइवेट स्टडी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे OBC को आरक्षण दिया गया है। अब बात कर लेते हैं किस अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया है। तो 93rd अमेंडमेंट 2006 यानी कि 93वां संविधान संशोधन 2006 के तहत OBC वर्ग को आर्टिकल 15 क्लॉज 5th के आधार पे आरक्षण दिया गया है। अभी हाल ही में एक संशोधन और हुआ है, कौन सा संशोधन? 103वां, ठीक है, 103rd अमेंडमेंट 2019। इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत EWS आरक्षण दिया गया। EWS आरक्षण का मतलब क्या है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर सेक्शन है, वर्ग है, उसको भी शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण दिया गया। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 के तहत। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आर्टिकल 16 का जिक्र कर लेते हैं। तो आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है कि लोक सेवा में समान अवसर, यानी कि जो पब्लिक सर्विसेज है हमारी, पब्लिक सर्विसेज से समझे हम जो हमारी सरकारी नौकरियां, आप एक तरह से समझ सकते हैं, जो हमारी पब्लिक सर्विसेज हैं वहाँ पे भी सबको समान अवसर दिए जाएंगे, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होगा। अब भेदभाव करने का जो बेस है क्या? या तो आपके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव हो सकता है, या तो जाति के आधार पर, या तो जन्म स्थान के आधार पर। तो आर्टिकल 16 क्या कहता है कि लोक सेवा यानी कि पब्लिक सर्विसेज में आपको समान अवसर दिए जाएंगे, जो ऊपर में ये दिए गए हैं इनके आधार पे कोई भी भेदभाव आपके साथ नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसके भी कुछ अपवाद हैं। इसके अपवाद क्या है कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण दिया गया है लोक सेवाओं में, यानी कि जो OBC वर्ग है हमारा, उसको आरक्षण दिया गया, SC ST को आरक्षण दिया गया प्रमोशन में, और साथ ही में EWS को भी रिजर्वेशन, यानी कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसको भी रिजर्वेशन दिया गया है। तो आपको ये आर्टिकल्स अच्छे से याद रखने हैं कि किस आर्टिकल के तहत किस वर्ग को आरक्षण दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इतना आपका क्लियर हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं, एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं। सपोज दैट थोड़ी सी EWS की बात कर लेते हैं कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन या कानून हमारा क्या कहता है इसको लेके। सपोज दैट कि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हूँ, तो क्या ऐसी कंडीशन में आपको दोनों रिजर्वेशन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? इस पर बड़ा विवाद है। तो इसको लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है कि आप आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, लेकिन केवल कोई एक। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप OBC रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं या आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आप EWS का लाभ लेना चाहते हैं। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेनी है। इस पर भी क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ सकता है, जो रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना आजकल, कि एक कथन दे देता है और उसका एक कारण दे देता है, फिर पूछ देता है कि कौन सा कथन सही है, इसका सही स्पष्टीकरण है कि नहीं। तो मैंने जो बात अभी आपको बताई थी उसमें काम आ सकती है आपके। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका आर्टिकल 14, 15 और 16। अब आपके दो आर्टिकल बचते हैं राइट टू इक्वालिटी में, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। उनकी भी चर्चा हम आपके साथ कर लेते हैं। अब आपके साथ बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 जो हमारा बच रहा था, कि समानता के अधिकार के तहत आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 में क्या बातें आखिर कही गई हैं। तो आर्टिकल 17 जो है वो आपका अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी कि अनटचेबिलिटी, यानी कि अगर और सरल भाषा में समझे तो छुआछूत। तो आर्टिकल 17 के तहत एक कहा गया है कि जो छुआछूत है वो एक दंडनीय अपराध होगा, यानी कि आप छुआछूत को बढ़ावा नहीं दे सकते। ठीक, तो अब आर्टिकल 17 में जो ये चीज़ मेंशन की गई है, इसी को बेस बना के गवर्नमेंट एक अधिनियम लाई या कानून लाई, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपके साथ और डिस्कस कर लेता हूँ कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में फ़र्क क्या है। आपने सब्जेक्ट का नाम सुना होगा, कहते हैं ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी।
तो 90% लोग को तो यही नहीं क्लियर होगा कि आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी है क्या। अभी जिक्र आ गया तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी आखिर है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें पता है कि इसको सरल भाषा में कहते हैं संविधान, और पॉलिटी को कहते हैं राज व्यवस्था। कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? संविधान। और पॉलिटी को बोलते हैं राज व्यवस्था। कई लोग से आपने सुना होगा पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उनसे पूछो कि आजकल क्या पढ़ रहे हो, बोलेंगे पॉलिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी गलत बोलते हैं वो लोग। कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कि संविधान के साथ साथ में हम राज व्यवस्था भी पढ़ रहे हैं। लेकिन सिर्फ पॉलिटी बोलना या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बोलना गलत है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी दोनों आता है। तो आपके साथ क्लियर कर लेते हैं कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी है क्या। सपोज दैट ये आर्टिकल 17 है। 17 में मेंशन किया गया है कि अस्पृश्यता विधि के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो आर्टिकल 17 में ये बात मेंशन है। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, यानी संविधान का पार्ट है कि ये संविधान में मेंशन है। अब इसी को बेस बना के आपने क्या कर दिया, एक लॉ बना दिया, कानून बना दिया, यानी कि इसको प्रैक्टिकली आपने क्या कर दिया, अप्लाइड कर दिया। क्या कर दिया? इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर दिया आपने। अब ये हो गया पॉलिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में यही फ़र्क है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक आइडियल चीज़ है और पॉलिटी क्या है, उसका प्रैक्टिकल फॉर्म है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हैं आप उनको प्रैक्टिकली अगर अप्लाई कर देंगे तो वही पॉलिटी बन जाएगा। ठीक है, तो ये अंतर है संविधान और राज्य व्यवस्था में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में। ठीक, तो मैंने बताया कि आर्टिकल 17 में क्या है कि अनटचेबिलिटी को एक अपराध माना गया है और इसी को बेस बना के गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया जिसको कहा गया अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। अब आपको फैक्ट ये याद रखना है कि इसी अधिनियम का नाम बदल दिया गया 1976 में और इसको कहा जाने लगा कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, इसमें बातें यही मेंशन की गई हैं कि क्या क्या अनटचेबिलिटी माना जाएगा, उसमें किस किस तरह की आपको सज़ा होगी, 1 से 2 साल तक की सज़ा आपको हो सकती है, आपको जुर्माना हो सकता है, इसमें कई सारी चीज़ें मेंशन है। ठीक है, तो ये तो हो गया आर्टिकल 17 आपका। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 18 की। आखिर आर्टिकल 18 क्या है? तो आर्टिकल 18 जो है आपका उपाधियों का अंत करता है। ठीक है, यानी कि आप किसी भी तरह की उपाधि धारण नहीं कर सकते। उपाधियां जैसे कि आपने देखा होगा कि नाम के आगे नवाब लगा लेना, शहंशाह लगा लेना, तो इस तरह की उपाधियों को पूर्णतः संविधान में प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि ये समानता के विरोधी है। भाई आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ पे एक आम नागरिक रह रहा है और आप अपने नाम के आगे नवाब लगा के घूम रहे हैं, तो ये क्या है? असमानता को प्रदर्शित कर रहा है, इक्वालिटी नहीं है ये। आप अपने आप को ऊंचा शो कर रहे हैं वहाँ पे सोसाइटी में। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है कि आर्टिकल 18 के तहत उपाधियों का अंत कर दिया जाएगा। अब इसके अपवाद देखिए, अपवाद हमको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि अपवाद पे ही फंसने की संभावना रहती है। आर्टिकल 18 तो हर कोई रट लेगा, लेकिन आपको अपवाद में फंसा देंगे। तो अपवाद क्या है कि आप 2 तरह की उपाधियां धारण कर सकते हैं, यानी कि एक नंबर 1 शैक्षणिक यानी कि एजुकेशनल उपाधि, जैसे डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है ना, PhD जो करते हैं, तो वो डॉक्टरेट की उपाधि धारण कर सकते हैं क्योंकि ये उन्होंने अपनी मेहनत से पाई है। ठीक है ना। और सैन्य उपाधि यानी कि आर्मी में जो उपाधियां दी जाती है, जैसे मेजर, ठीक है, मेजर हो गया, जनरल हो गया, ठीक है, सूबेदार हो गया, तो इस तरह की उपाधियां आप धारण कर सकते हैं। यानी कि शैक्षणिक और सैन्य उपाधियां धारण करने की छूट कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है। आप ठीक है। फिर अच्छा, नागरिक क्या है? अब देखिए, कई जैसे अब एक बात होती है कि विदेश से उपाधि आपको मिल गई, ठीक है, सपोज दैट आप विदेश घूमने गए, वहाँ की गवर्नमेंट ने आपको सम्मानित कर दिया, आपको विदेश से एक उपाधि मिल गई। अब आप उस उपाधि को इंडिया में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो इसको लेके क्या बात कही गई है? तो देखिए, जो नागरिक है उसको तो पूरी तरह से मना है। जो सिटीजन है यानी कि आम नागरिक है, वो विदेश से कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता है। ठीक है। अब लाभ का पद जो धारण करता है उसके लिए क्या कहा गया है? लाभ का पद यानी कि जो किसी पोस्ट पे हो, IAS हो, IPS हो, इस टाइप में, ठीक है, तो उनके लिए क्या मेंशन है कि वो विदेश से अगर उनको कोई उपाधि मिली है तो वो धारण कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से। मतलब राष्ट्रपति से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर प्रेसिडेंट आपको परमिशन दे दे तो आप उस उपाधि को धारण कर सकते हैं। ठीक। अब देखिए, इंडिया में बिना विवाद के तो कुछ होता नहीं है। तो अब देखिए, विवाद क्या हुआ? 1954 में नेहरू गवर्नमेंट ने भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, इन सारे अवार्ड्स की शुरुआत की। ठीक है। तो इसको लेके बवाल क्या हो गया कि आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, और आप उपाधियां दे रहे हैं, भारत रत्न की उपाधि, पद्म भूषण की उपाधि। ठीक है। तो इसको लेके एक इशू क्रिएट हुआ। तो 1977 में आई जनता पार्टी की सरकार।
जनता पार्टी की सरकार ने किया क्या कि उन्होंने भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सारे अवार्ड्स पे रोक लगा दी कि आज के बाद ये अवार्ड नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि ये समानता के अधिकार के क्या हैं, विरोधी हैं। लेकिन फिर 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी कि ये सारे अवार्ड दिए जा सकते हैं और ये किसी भी तरह की समानता के विरोधी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई भारत रत्न ऐसे ही तो किसी को दे नहीं दिया जाएगा, जिसने सोसाइटी के क्षेत्र में या इंडिया के लिए कुछ अच्छा किया होगा उसी को मिलेगा। तो इस ऐसे में समानता के अधिकार का विरोधी ये नहीं है। तो ये था आपका राइट टू इक्वालिटी या समानता का अधिकार। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लग रहा है कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उससे आपकी कुछ हेल्प हो रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है इसका कोई नया पार्ट हम लोग शूट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।